हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिनिशा क्लासेस। माय नेम इज जिनिशा सिंह और आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एयर एंड वाटर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एयर एंड वाटर के टॉपिक को पढ़ेंगे और आप कोई भी ओलंपियाड दे रहे हो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। वो अचीवर्स में आ सकता है और मेन क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो ऐसे एयर एंड वाटर से क्वेश्चंस अराइज करते हैं ओलंपियाड्स। तो आप चाहे एसओएफ दे रहे हो, सिल्वर जोन दे रहे हो, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड दे रहे हो, चाहे आप यूनिफाइड काउंसिल दे रहे हैं, एंड जितने भी ओलंपियाड होते हैं इन सभी के लिए एयर एंड वाटर टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ने से पहले एक बार लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें जानने को मिलेंगी। तो लर्न अबाउट एयर, इट्स कॉम्पोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हम एयर के बारे में जानेंगे कि एयर क्या होता है, उसमें उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन का मतलब कि उसमें किस प्रोपोर्शन में कौन कौन सी गैसेस हैं एंड उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन गैसेस का क्या वर्क है एयर में। तो हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स को समझेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है उनको भी समझेंगे। तो लेयर्स, जो एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें टोटल 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये टोटल 5 लेयर्स होती हैं। तो इन 5 लेयर्स को हम डिटेल में समझेंगे। और एयर पॉल्यूशन, उससे कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन। तो कॉज यानी कि ये एयर पॉल्यूशन हो क्यों रहा है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, यानी इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके बुरे इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एंड प्रिवेंशन, हम एयर पॉल्यूशन को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। अब हम वाटर के पार्ट पर आ जाते हैं। तो वाटर में हम वाटर को जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो क्या क्या कर सकता है, और वाटर साइकिल के बारे में हम समझेंगे। और सोर्सेज ऑफ वाटर, तो सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में समझना मतलब कि हमें जो डिफरेंट सोर्सेज से वाटर मिलता है, रिवर, लेक, रेन, और भी कई सारे सोर्सेज से जो हमें पानी मिलता है, तो हम उनको समझेंगे कि वहां पे पानी कैसे आता है। और जैसे वाटर में कई बार अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज हो जाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम उन मेथड्स को समझेंगे कि किन किन मेथड्स को यूज करके हम वाटर में से इम्प्योरिटीज अलग कर सकते हैं। और वाटर पॉल्यूशन, उसके कॉज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एयर में, तो चलिए एयर को समझते हैं। तो एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें कई सारे गैसेस होती है। एयर एक सिंगल गैस नहीं होती, इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो भी होती हैं। तो हम इनका प्रोपोर्शन देखें तो नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और 1% जो बाकी की बची गैसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जेनॉन, क्रिप्टॉन एंड आर्गन, इस टाइप की गैसेस आ जाती हैं। तो एयर जो होता है उसे हम देख नहीं सकते, एयर हमारे सराउंडिंग्स में होता है। तो सराउंडिंग में आपने कभी एयर को तो देखा नहीं होगा, आप बस उसे फील कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है या हवा भी रुकी हुई है, तो उस टाइप से हम एयर को महसूस कर सकते हैं। हम एयर को टच भी नहीं कर सकते क्योंकि वो, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम अभी एयर की प्रॉपर्टीज में उसे देखेंगे। तो हमने अभी देखा कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में कि कितना 98% एयर में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का वर्क, नाइट्रोजन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब की भी एब्जॉर्प्शन में नाइट्रोजन काफी हेल्प करता है। एंड 21% होता है ऑक्सीजन, जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। और 1% गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी होता है, वो एज उसे फूड यूज करते हैं। और ओजोन, हाइड्रोजन, इस टाइप की कुछ गैसेस होती हैं जो कि काफी लो अमाउंट में होती हैं। चलिए एयर की प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए। तो आपको 2 जार्स चाहिए। एक जार में आप पानी भर लीजिए, जैसे जार है तो उसके 1/3 पार्ट तक आप पानी भर लीजिए। फिर पानी में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है, तो जिसे हम वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। तो वॉशिंग पाउडर आपको पानी में
लाना है और उसमें थोड़ा सा इंक भी मिक्स करना है। तो ये सारी चीजें जब हम मिक्स कर लेंगे तो इस पानी में एक कैंडल हमें जलाना है। तो उस कैंडल को जब हम जला लेंगे तो उस जार को हमें एक प्लेट या और किसी जार को उल्टा करके उसे ढक देना है। तो ये हमारा बन गया सेटअप। तो जब आप इसे देखेंगे तो कुछ देर के बाद ये कैंडल अपने आप ही बुझ जाएगा। तो ये क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि ये जो पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अंदर वैक्यूम क्रिएट करेगा, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन था, वाटर एंड एयर में, तो सारा कैंडल जलने के लिए ले लेता है। तो पानी में से ऑक्सीजन खत्म हो गया और जलने के बाद जो कैंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड अब्सॉर्ब कर लिया। तो अब जार में कोई गैस बची नहीं है। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम एक ऐसी स्पेस होती है, एक वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे थोड़ी सी भी एयर नहीं होती, तो ये पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम को फिल करने के लिए ये जो वाटर है थोड़ा सा अपना लेवल राइज करेगा। तो चलिए इससे देख लेते हैं कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, एयर हैज ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ कैंडल। तो ये जो पानी के अंदर जो कैंडल है तो उसको जलने में कौन हेल्प कर रहा था? पानी एंड एयर में जो ऑक्सीजन है वो हेल्प कर रहा था। अब कोई भी चीज जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो हमने ये देखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज को जलने में हेल्प नहीं करती। और हमने एक और चीज देखी कि वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं होती। तो हम स्पेस को वैक्यूम कह सकते हैं क्योंकि वहां पे तनिक भी एयर नहीं होती। तो चलिए एटमॉस्फेयर को समझते हैं। तो एयर ये जो एयर है वो अर्थ के ऊपर कई सारी लेयर्स बनाती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हम इसे कॉमन लैंग्वेज में ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इनकी कई सारी लेयर्स होती हैं। तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये टोटल 5 लेयर्स होती है। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर होती है जिससे एटमॉस्फेयर बना होता है। तो ये 10 किलोमीटर अबव द अर्थ होती है, यानी 0 to 10 किलोमीटर तक ये अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में जो हम एयर ब्रीथ करते हैं तो वो सारी एयर होती हैं और ज्यादातर जो क्लाउड्स होते हैं वो ये ट्रोपोस्फेयर के बियॉन्ड नहीं जाते हैं। पैराशूट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, वेदर बलून से सारे जो है ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर में ही उड़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर थोड़ा हीटेड भी रहता है क्योंकि जब सनलाइट अर्थ के ऊपर पड़ती है तो जो अर्थ है वो थोड़ी हीटेड हो जाती है। तो उस हीट की वजह से ट्रोपोस्फेयर भी थोड़ा गर्म हो जाता है क्योंकि अर्थ के सबसे नियर में ट्रोपोस्फेयर है। जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। वेदर चेंजेस मींस जैसे जो बारिश होती है तो बारिश वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं और जो बिजली कड़कती है वो भी ट्रोपोस्फेयर में होता है। और जो वेदर चेंजेस जो होते हैं ये ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेयर पर आते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। इसमें ही ओजोन लेयर होता है। तो ओजोन लेयर जो है हमारी अर्थ को जो सन से हार्मफुल जो रेजेस आती हैं जिसमें से यूवी रेज है, तो यूवी रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो यूवी रेज के काफी एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे सनबर्न है और टैनिंग है, स्किन एजिंग है। इस टाइप की कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है और अगर आप ज्यादा यूवी रेज के एक्सपोजर में आ जाते हैं तो स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो इतनी हार्मफुल लेयर को ये ओजोन लेयर ही रोकती है और ये हमारे अर्थ को यूवी रेज से बचाता है। तो यूवी रेज का फुल फॉर्म देखें तो ये होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर जो होता है इसे हम अर्थ का सबसे ठंडा लेयर मानते हैं क्योंकि ये अर्थ से दूर होता है। तो इसी वजह से ये मीजोस्फेयर को हम सबसे कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं। जो अर्थ पे हम मीटियोर्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, इसी लेयर से बर्न होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि इस लेयर में आते आते तक थोड़ी एयर की डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो एस्टेरॉइड से जब टकराते हैं तो
एक फ्रिक्शन पैदा होता है, तो फ्रिक्शन से उसमें धीरे 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 करके वो आग पकड़ने लगता है। तो आग पकड़ने की वजह से उसका साइज छोटा होता जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो मीटियोर्स होते हैं ये अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो मीजोस्फीयर में जल के खत्म हो जाते हैं। पर जो ज्यादा बड़े एस्ट्रॉइड्स होते हैं तो वो जल नहीं पाते हैं पूरी तरीके से और अर्थ पर गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये करते हैं। तो ये हमने देखा मीजोस्फीयर। थर्मोस्फेयर, तो ये जो लेयर है बहुत ही गर्म लेयर होती है। तो इसका जो टेम्परेचर है ये अराउंड 2000 सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना गर्म है ये। तो ज्यादातर जो स्पेस शटल्स होते हैं या जो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, ज्यादातर थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। जैसे जो सैटेलाइट्स होते हैं जो वेदर प्रिडिक्शन में यूज किए जाते हैं या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो ये ज्यादातर थर्मोस्फेयर में उड़ते हैं। क्योंकि अगर ये सैटेलाइट ज्यादा दूर जाएंगे, अगर एग्जोस्फीयर या स्पेस में जाएंगे, तो इनका जो सिग्नल है वो बीच बीच में से ब्रेक होगा, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। एग्जोस्फेयर, तो एग्जोस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर होती है और यहाँ पे सबसे कम एयर होती है। अगर हम एग्जोस्फेयर के भी पार जाए तो स्पेस में कोई एयर नहीं होती। तो हमने अभी उस एक्टिविटी में देखा कि स्पेस को हम ऐसी जगह मानते हैं जहाँ पे एयर नहीं होता है। तो जिस जगह जहाँ पे एयर नहीं होता हम उसे वैक्यूम के नाम से जानते हैं। तो एग्जोस्फेयर के बाद वैक्यूम आ जाता है और एग्जोस्फेयर में सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एयर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एग्जोस्फेयर में एयर ही नहीं होती। फ्रेंड्स, चलिए एक फन फैक्ट देखते हैं। जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी होल्ड करके रखती है। अर्थ की ग्रेविटी जो भी एयर होती है इन सबको होल्ड करके रखती है, क्योंकि अगर ग्रेविटी से होल्ड ना करे तो ये एयर पूरे स्पेस में फैल जाएगी। तो इसी वजह से चारों ओर हमारे अर्थ के बना रहता है। तो चलिए इस डायग्राम के हेल्प से थोड़ा हम समझ लेते हैं इन सभी की पोजीशन। तो ट्रोपोस्फेयर अर्थ के जस्ट ऊपर होता है, तो इसमें वेदर बैलून्स और कमर्शियल प्लेन्स उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है और यहाँ पे जो फाइटर जेट्स होते हैं जो ज्यादा हाइट पर जाते हैं वो भी इसके लोअर पार्ट में उड़ते हैं। मीजोस्फीयर, तो मीजोस्फीयर में हमें जो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो हमारे अर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो वो हीट अप होके वो जलना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी आपने स्काई में देखा होगा कि एक आग का गोला जा रहा है या छोटा सा एक तारा, जिसे आप कहते हैं टूटता हुआ तारा, तो कोई तारा नहीं होता, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वही जलते हुए जा रहे होते हैं। थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर में जो स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह और एग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर दोनों में ये स्पेस शटल एंड सैटेलाइट्स वगैरह उड़ते हैं। चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। हमने अभी देखा कि एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर्स होती है उनमें क्या क्या होता है, तो चलिए इनकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में 2 वाइटल गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमारे ब्रीदिंग के लिए हेल्प करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। तो 2 वाइटल गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं। ये एटमॉस्फेयर जो है ये अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे से रह सके। क्योंकि अगर जो टेम्परेचर है अर्थ का अगर वो ज्यादा ही ठंडा हो जाए तो हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी, और अगर ज्यादा हीट अप हो जाएंगी तो सारी चीजें जल जाएंगी। तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ का जो एरिया है, हमारे अर्थ का हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है मेंटेन करके रखता है। ओजोन जो है, ओजोन गैस होती है तो वो एक लेयर बना लेती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हमें सन की हार्मफुल रेजेस, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ये हमें मीटरॉइड से भी प्रोटेक्ट करता है, मीटरॉइड, एस्टेरॉइड, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। हमने अभी देखा कि मीजोस्फीयर में सारे बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं कि जब उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन लगता है तो धीरे धीरे हीट अप होके वो आग पकड़ने लगता है। तो जब वो जलने लगता है तो जलते जलते वो एक स्टेज पर आ जाता है कि जब वो पूरा ही जल जाता है। तो ये हमारे अर्थ को भी बचाता है एस्टेरॉइड से। पर कुछ जो ज्यादा बड़े होते हैं, जो हमारे अर्थ की तरफ आते हैं, तो कुछ बर्न नहीं हो पाते और वो अर्थ पे हमारे गिर जाते हैं, जो कि अगर ज्यादा बड़े हो तो अर्थ को गिरा सकते हैं अर्थ पर।
चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देख लेते हैं। तो एयर कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। तो ओडरलेस मतलब जिसकी स्मेल ना हो, टेस्टलेस मतलब जिसका टेस्ट ना हो, और कलरलेस मतलब जिसका कलर ना हो। तो एयर का हम कोई कलर भी नहीं जानते, एयर की कोई स्मेल भी नहीं होती। मतलब एयर में अगर कोई चीज एक्सपोज की जाए तो उसकी स्मेल आ सकती है, या एयर में कोई कलर एक्सपोज किया जाए तो उसका कलर दिख सकता है। तो पर एयर का कोई अपने आप का कोई कलर, स्मेल या टेस्ट नहीं होता। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो चलिए इस फैक्ट को एक एक्टिविटी के हेल्प से समझते हैं। तो आप एक बड़ा सा एक टब ले सकते हैं, टब। तो आप उस टब में पूरा पानी भर लीजिए और आप एक खाली ग्लास ले लीजिए। तो जब आप उस ग्लास को उसमें इन्वर्ट करके डालेंगे, उल्टा करके डालेंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा होगा। आप जब उसे अंदर डालेंगे तो आपको थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जो एयर है ये उसके अंदर प्रेशराइज हो रहा है। और आप अगर उसमें देखें तो ग्लास के अंदर तनिक भी पानी नहीं गया होगा। पर आप जब धीरे धीरे इस ग्लास को टिल्ट करेंगे तो आपको इसमें से कुछ बबल नजर आएंगे और उनमें से एयर निकलेगी। तो जब आप उसे पूरा टिल्ट कर देंगे तो उसमें पानी भर जाएगा। तो इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि जो एयर होता है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो फ्रेंड्स, हमने जो अभी एक्टिविटीज देखी, तो उन सभी को आप जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपने की है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमने देखा कि ये जो एयर होती है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि ये जो ग्लास था पहले से ही एयर से फिल्ड था, और जब हमने धीरे धीरे टिल्ट किया ग्लास को तो उसमें से एयर बबल के फॉर्म में बाहर आ रही थी। एयर डिजॉल्व्स इन वाटर विच सपोर्ट लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब एयर जो होता है, एयर वाटर में डिजॉल्व होता है। आपने अगर कभी पानी को बॉईल किया होगा तो आप उसमें से देखते होंगे कि बबल आते हैं। क्यों आते हैं उसमें से बबल? क्योंकि जो वाटर होता है उसमें एयर डिजॉल्व होता है। तो जब हमारा वाटर इवेपोरेट होता है तो उसमें से गैसेस भी, उसमें जो पानी में डिजॉल्व गैसेस थी वो भी निकलती हैं। तो वो जब निकलती है तो उसमें से भी बबल के फॉर्म में वो निकलता है। जो पानी में मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे फिश हो या और भी जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लाइफ को सपोर्ट करता है। जो आपने एक ऑर्गन का नाम सुना होगा गिल्स, तो ये फिशेस के पास होती है, एक्वेटिक एनिमल्स के पास होती है, जो कि पानी और उसमें जो एयर डिजॉल्व होते हैं उन सबको फिल्टर करके वो इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। एयर इज कंप्रेसिबल। तो आप एक बैलून फुला के देखें, तो जब आप उस बैलून को फुला ले तो आप उसे दबा के देखेंगे तो वो बैलून इजीली दब जाएगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एयर इजीली कंप्रेस हो सकता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। जैसे आप बैलून फुलाएंगे तो वो बड़ा होता है। तो इसमें हमको दो चीजें मिलती है, दो प्रॉपर्टीज मिलती है एयर की। सबसे पहले कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता तो बैलून कैसे बड़ा होता। और दूसरा, ये जो एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे कि अगर बैलून में आप ज्यादा एयर भर देंगे तो वो उसका जो प्रेशर हो जाएगा, उसकी प्रेशर लिमिट से वो बियॉन्ड हो जाएगा और बैलून फट जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। तो हम एयर प्रेशर का डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जैसे जूस या पानी अगर आप स्ट्रॉ से पी रहे हो तो स्ट्रॉ से लिक्विड खींचते तो वो भी एयर प्रेशर की वजह से ही हो पाता है। और जैसे अगर आपने कभी पेन के अंदर इंक भरते हुए देखा होगा तो वो भी एयर प्रेशर की वजह से ही हो पाता है। ये था आज का हमारा सेशन एंड वाटर एंड एयर वाले चैप्टर का। आज हमने एयर का टॉपिक खत्म कर लिया और नेक्स्ट सेशन में वाटर टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।